ऊंचाई से गिर गया, ऊंचाई से गिर गया और उसको चोट लग गई। समझिएगा, कोई व्यक्ति ऊंचाई से गिर गया और उसको चोट लग गई, और चोट लगने के कारण लोगों ने प्लांट में धरना दे दिया, स्ट्राइक कर दिया, राइट। लोगों ने प्लांट में धरना दे दिया, स्ट्राइक कर दिया और काम बाधित हो गया। तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं RWC, रिस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस, यानी किसी दुर्घटना के कारण काम को बाधित होना, या किसी मशीन में किसी व्यक्ति फंस गया, चोट लग गया, अब उस कारण काम बाधित हो गया 4 घंटे के लिए, वो हो गया रिस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस। यानी रिस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस का मतलब होता है कि किसी कारणवश, किसी दुर्घटना के कारण काम यदि बाधित होता है या बंद होता है तो उसको हम लोग RWC यानी रिस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस में शामिल करते हैं। किसी को कोई डाउट? ओके, LTI हमने बता दिया। अब है डेंजरस अकोरेंस। ये डेंजरस अकोरेंस का चर्चा फैक्ट्री एक्ट में भी है, और नया वाला जो एसएच कोड मोदी जी ने पास किया है 2020 में, उसमें भी है। क्या है डेंजरस अकोरेंस, तो मैं आपको बता देता हूं। डेंजरस अकोरेंस का मतलब ये होगा कि ये डेंजरस अकोरेंस सही पूछो तो नियम इसका बड़ा भाई बोल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग परिभाषा है। जैसे मान लीजिए ट्रेन चल रही है और ट्रेन की 4 बोगी पटरी से उतर के पूरी तरह से डैमेज हो गया, लेकिन उसमें एक भी आदमी नहीं था, खाली बोगी था, ये डेंजरस अकोरेंस है। यदि आदमी होता तो कई बहुत सारे लोग की फर्टिलिटी हो सकती थी ना। यस। उसके बाद कोई 4 फ्लोर बिल्डिंग है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, नीचे गिर गया, डेंजरस अकोरेंस है। लेकिन उसमें कोई आदमी नहीं था। डेंजरस अकोरेंस में बड़ा हादसा, इसका परिभाषा ऐसा दे सकते हैं, जो मल्टीपल फर्टिलिटी का कारण बन सकता है। बड़ा हादसा जो मल्टीपल फर्टिलिटी का कारण बन सकता है। और दिया है परिभाषा, जैसे बॉयलर फट जाना, यस, बॉयलर फट जाना, या बड़ा सा क्रेन पलट जाना, 500 टन का क्रेन पलटी मार दिया, लेकिन उसके चपेट में कोई नहीं है। दिस इज कॉल्ड डेंजरस अकोरेंस। समझ में आया ना डेंजरस अकोरेंस क्या है? कुछ बड़ा हादसा हुआ है जिसमें मल्टीपल फर्टिलिटी हो सकती, क्या है वो हो गया डेंजरस अकोरेंस। किसी को कोई डाउट? नहीं सर। थैंक यू। यस, लेकिन याद रखिएगा मल्टीपल फर्टिलिटी हो सकता है, वो डेंजरस अकोरेंस है, राइट। और उसके बाद है मेजर फायर, आपको बता दिया गया इन्वायरमेंटल इंसिडेंट। इन्वायरमेंटल इंसिडेंट क्या होता है? जैसे भोपाल में जो हुआ था वो क्या था? इन्वायरमेंटल इंसिडेंट था, गैस लीकेज हो गया, यस, गैस लीकेज हो गया, केमिकल लीकेज हो गया। जैसे आपका केमिकल फैक्ट्री है, अब केमिकल लीक होकर पानी में चला गया, रिवर में, केमिकल इन्वायरमेंटल इंसिडेंट। शिप पे देखना, समुद्री शिप से कुछ भी बहुत सारे आते हैं, कई बार रॉ मटेरियल है कुछ भी, या तेल वगैरह आता है और उसमें लीकेज हो जाता है तो समुद्र में तेल फैल जाता है, किसमें जाएगा? इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट। तो इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट का मतलब सिंपल सा है कि कहीं भी केमिकल का लीकेज होना, गैस का लीकेज होना, सोयल कंटामिनेशन होना, मिट्टी में कोई तेल वगैरह गिर गया, मतलब कहीं ना कहीं से इन्वायरमेंटल को इंपेक्ट करने वाला हादसा हुआ है, तो उसको हम लोग लेंगे इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट में फंसी होना। क्लियर है भैया? यस। उसके बाद ऑक्यूपेशनल इलनेस। ऑक्यूपेशनल इलनेस मतलब व्यवसायिक बीमारी। कुछ बीमारियां प्लांट में करने की वजह से लगती है, जैसे समझिएगा, अब मैं आके बोलूं, समझना बात को, कि प्लांट में हमको आने से लूज मोशन हमको रोज हो रहा है, ये बात वैलिड है कि नहीं है?
क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? थोड़ा म्यूट करेंगे। आप यदि शांति वाले प्लेस में नहीं है तो ना बोलिए तो बेहतर है। तो भाई कौन है बता देता हूं। इसलिए वैलिड नहीं है कि प्लांट में होने वाली बीमारियों का लिस्ट पहले से डिसाइडेड है ना। यह कौन सा शेड्यूल में है? कौन सा शेड्यूल में है? 3 में। फैक्ट्री एक्ट में जो 3 शेड्यूल है, पहला शेड्यूल कौन सा है? हैजार्डियस प्रोसेस। कौन कौन सा प्रोसेस हैजार्डियस में आता है? पहला। दूसरा कौन सा है? एक्सपोजर लिमिट। और तीसरा कौन सा है? नोटिफाइबल डिजीज। यस, यानी कि फैक्ट्री एक्ट में लिखा हुआ है कौन कौन सी बीमारी प्लांट में होती है। और जब आप प्लांट में ज्वाइन करते हो तो प्री इंप्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। मतलब आपके शरीर की पूरी जानकारी ले ली जाती है कि आपके पास कोई बीमारी पहले से तो नहीं है, और उसके बाद आप प्लांट में काम करते हो। एनुअल हेल्थ चेकअप होता है और कुछ स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन यदि आप स्पेशल एरिया में काम करते हो तो करवाना पड़ता है। और देखा जाता है कि आपके अंदर कोई नई बीमारी का डेवलपमेंट तो नहीं स्टार्ट हुआ है। यदि डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है उस बीमारी के खिलाफ और आपको स्वस्थ रखने का प्रयास किया जाता है। ऑक्यूपेशनल इलनेस कोई पूछे क्या है, तो ऑक्यूपेशनल इलनेस यानी प्लांट से संबंधित बीमारी, प्लांट में काम करने से होने वाली बीमारी को हम लोग ऑक्यूपेशनल इलनेस बोलते हैं। और इसकी चर्चा फैक्ट्री एक्ट 1948 शेड्यूल 3 में की गई है। जो शेड्यूल है फैक्ट्री एक्ट पढ़ेंगे आपको बताया जाएगा, चिंता न करें। तो फैक्ट्री एक्ट में शेड्यूल 1 में क्या दिया है? हैजार्डियस प्रोसेस। और शेड्यूल 2 में क्या दिया है? एक्सपोजर लिमिट्स के बारे में दिया है। और शेड्यूल 3 में क्या दिया है? नोटिफाइबल डिजीज के बारे में। कोई ऑक्यूपेशनल इलनेस होता है प्लांट से होने वाली बीमारी, राइट? जैसे हाथ टूट जाना, पैर टूट जाना, ये सब ऑक्यूपेशनल इलनेस नहीं है। ये सब इंसिडेंट में फर्स्ट एड एमटीसीआई एलटीआई में जाएगा। ऑक्यूपेशनल इलनेस मतलब सुनने से संबंधित बीमारी, सांस लेने से संबंधित बीमारी, देखने से संबंधित बीमारी, राइट? ये सब बीमारी जो है ऑक्यूपेशनल इलनेस में आता है। उसके बाद हाइपो। ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हाइपो को बोला जाता है हाई पोटेंशियल नियर मिस। मतलब यदि मैं नंबर की बात करूँ हाई लो मीडियम, तो लो में नियर मिस बोल सकते हैं और मीडियम में हाई पोटेंशियल नियर मिस और हाई में फैटिलिटी क्या बोलते हैं, डेंजरस अकोरेंस। तो क्या अंतर होता है नियर मिस और हाई पोटेंशियल नियर मिस में? अंतर बता देता हूँ, मैं कहता हूँ थोड़ा। ये जो है यहाँ पे पैर में इसको कील चुभ जाता तो क्या होता? बहुत कुछ तो नहीं होने वाला था। इसको पैर में कील चुभ भी जाता तो हो सकता है फर्स्ट एड देना पड़ता या डॉक्टर से दिखाना पड़ता, ठीक होता। बड़ा इंजरी तो नहीं होता ना। नहीं। इसको हम लोग क्या लेंगे? नियर मिस में लेंगे। और इसको किस में लेंगे? ये जो ऊपर से बड़ा सा बक्सा गिरा है इसके बगल में, हाई पोटेंशियल नियर मिस, क्योंकि ये तो जान ले लेता। यस, ये नहीं डेंजरस अकोरेंस नहीं। डेंजरस अकोरेंस मतलब मल्टीपल। यस, ये हो गया हाई पोटेंशियल नियर मिस या क्रिटिकल नियर मिस, कई लोग इसको बोलता है, कई लोग सीरियस नियर मिस बोलता है। तो नियर मिस बड़ा और छोटा नहीं, हाई और लो या मीडियम, राइट? तो ये होता है आपका हाई पोटेंशियल नियर मिस। और फर्टिलिटी मतलब होता है मर जाना, किसी का जान चला गया प्लांट में, तो उसको बोलते हैं फैटल एक्सीडेंट, यानी फर्टिलिटी उसको बोलते हैं। और प्रॉपर्टी डैमेज आप समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई हाइड्रा क्या किया, कहीं दीवार में हिट कर दिया और दीवार थोड़ा सा टूट गया, प्रॉपर्टी डैमेज। जमीन पे कुछ मटेरियल रखा है, उस पर कोई गाड़ी चढ़ा कर तोड़ दिया। हाइपो का मतलब होता है हाई पोटेंशियल नियर मिस। तो ये जो यहाँ पे नियर मिस में देखिए, यहाँ पे इसके पैर में चुभता तो क्या होता? पैर में इंजरी होती, ये नियर मिस हो गया। ये वाला हाई पोटेंशियल नियर मिस कह सकते हैं। मतलब नियर मिस और हाई पोटेंशियल नियर मिस दोनों एक ही कैटेगरी में है, सिर्फ बड़ा और छोटा का अंतर है।
अब जैसे बड़ा सा बक्सा इसके ऊपर गिरा, गिरते गिरते बचा, और गिरा तो क्या होगा, ये बचेगा नहीं, बचेगा ना इतना बड़ा बक्सा गिरने से। तो ये हाइपोटेंसिव, और यहाँ पे पैर में कांटी चुभने से तो मरेगा नहीं, ये नियर मिस में आ जाएगा नॉर्मल में। तो नियर मिस और क्रिटिकल नियर मिस बोल सकते हैं ऐसा, राइट। तो हाइपोटेंशियल नियर मिस मतलब बड़ा नियर मिस। अब जैसे एग्जांपल, आपको ठोकर लगा, बाल बाल बच के गिरते गिरते, और आप रोड पार कर रहे थे, एकदम नजदीक से बस सड़क से पास हो गया, अब बस आपके मार के जाता तो क्या होता, बचते आप, तो उसको हाइपोटेंशियल नियर मिस मिलेंगे। तो नियर मिस मतलब छोटा मोटा नियर मिस, अब हाइपो मतलब बड़ा नियर मिस। अब कई लोग इसको नियर मिस और क्रिटिकल नियर मिस भी कहता है, कई लोग इसको क्रिटिकल नियर मिस भी कहता है हाइपो को, यानी हाई पोटेंशियल नियर मिस। क्लियर है ना? चलिए, प्रॉपर्टी डैमेज। प्रॉपर्टी डैमेज यानी कोई भी इंसिडेंट हुआ हो जिसमें पैसों से संबंधित मामला है, कोई ना कोई नुकसान हुआ है, उसको प्रॉपर्टी डैमेज बोलते हैं। अब जैसे ऊपर से कोई सामान गिरा के तोड़ दिया, हाइड्रा ने दीवार पे मार दिया, धक्का टूट गया, जेसीबी ने कहीं हिट कर दिया, कहीं केबल में ब्लास्ट होकर जल गया, ये सब के सब किसमें जाएगा, प्रॉपर्टी डैमेज। यस, मतलब प्लांट में लॉस, यस नहीं, तो शरीर में चोट लगा तो या तो फर्स्ट एड होगा, नहीं तो मेडिकल ट्रीटमेंट केस होगा, नहीं तो एलटीए होगा, नहीं तो फेटल होगा। 4 ही कैटेगरी है वहां। या तो छोटा मोटा खरोच लगेगा, अपने से ठीक हो जाएगा, नहीं तो मेडिकल ट्रीटमेंट केस डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, नहीं तो डॉक्टर से दिखाना प्लस रेस्ट करवाना पड़ेगा, यानी लॉस्ट टाइम इंजरी, नहीं तो मर गया होगा, डेथ हो गया होगा, फेटल हो गया होगा। 4 ही होता है, सबका अलग अलग कैटेगरी है। तो कोई भी इंसिडेंट आया तो आपको इस कैटेगरी में सेट करना है कि किसमें डालें उसको, ये अभी को पहचानना है। सेफ्टी ऑफिसर डिसाइड करता है कि इंसिडेंट किस कैटेगरी में जाएगा। फैटिलिटी मतलब डेथ हो जाना, फैटल मतलब मर जाना। कोई व्यक्ति का प्लांट में डेथ हो गया मतलब फैटल, आप सर्च करोगे ना तो फैटल से फैटिलिटी बना है, फैटल एक्सीडेंट यानी डेथ हो गया, उसका मर गया। नहीं, भगवान न करे ऐसा कहीं किसी के साथ हो। तो डेथ होता है तो हम लोग मर जाना या डेथ हो जाना ऐसा नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं फैटल एक्सीडेंट हो गया है, राइट। प्रॉपर्टी डैमेज आप समझ गए क्या होता है, नुकसान बताते हैं, रुको एक बार कंप्लीट करवा दो। और अंतिम हो गया बिजनेस इंटरप्शंस। ये क्या होता है, अब मैं आपको बिजनेस इंटरप्शंस का उदाहरण दो दे देता हूं, आपको दोनों उदाहरण सेट हो जाएगा। सबसे पहला, जैसे मान लीजिए हमारा पूरा देश में टिकट बुकिंग का कारोबार है, आईआरसीटीसी का, और सरकार ने किसी कारणवश पूरा देश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है 2 दिन के लिए, तो हमारा तो पूरा देश का बिजनेस चौपट हो जाएगा ना, इंटरनेट वाला। जिसको बोलते हैं बिजनेस इंटरप्शंस। यदि ऐसा कुछ हुआ जिससे पूरा बिजनेस आपका प्रभावित हो गया। और कंपनी में कैसा होता है, जैसे मान लीजिए शेप में कंपनी में काम होता है, एसएपी में, आप लोग कई लोग सुने होंगे, कई लोग नहीं भी सुने होंगे। तो शेप में काम होता है, हम लोग का भी शेप में काम होता है, सब कुछ ए टू जेड, मतलब एम्प्लॉयमेंट से लेकर के ज्वाइनिंग, सैलरी, लीव, ये वो, कोई बिल, एक्सपेंस, कॉन्ट्रैक्टर का बिल, कंपनी का सारा काम शेप में 100% शेप। तो उसमें ऑटोमेटिक सब काम होता है, सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। अब वो सिस्टम डाउन है, नहीं चल रहा है, तो कुछ काम ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, किससे पूछना है आपको, किसी से कोई काम पूछने नहीं जाना है। आप अपने सिस्टम में जाइए और डालिए, ऑटोमेटिक चला जाएगा किसको जाना है, आपको किसी से कुछ नहीं पूछना। और उसके पास जाएगा, वो देखेगा अप्रूव करना है, अप्रूव करेगा, रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट करेगा। और वो सिस्टम ही नहीं चल रहा है तो पूरा देश का बिजनेस प्रभावित हो गया। यानी ऐसा कुछ आपने किया, जैसे और एग्जाम्पल ले लो, मैगी का मामला हुआ, मैगी में कुछ पता चला कि भाई उसमें लेड का मात्रा ज्यादा है, तो पूरा देश में उसका बिजनेस इंटरप्ट हो गया ना। यस, तो बिजनेस इंटरप्शंस यानी आपका सब कंप्लीट बिजनेस प्रभावित हुआ। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ इंसिडेंट। अब चैट बॉक्स में आप आ जाइए, और किसी को कोई डाउट है कि इसमें से कौन सा आप नहीं समझ पाए हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वापस दोबारा बता देता हूं। राइट, कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कौन सा दोबारा आपको समझना है, और ये जानना बहुत जरूरी है। राइट, चलिए मैं फटाफट समझा देता हूं। तो सबसे पहले किसी ने डाला है एलटीआई। एलटीआई का मतलब होता है लॉस्ट टाइम इंजरी। लॉस्ट टाइम इंजरी का मतलब ये है सिंपल सा,
यदि किसी व्यक्ति को चोट लगा और चोट लगने के कारण आप लिख सकते हो 48 घंटे तक वो काम पे वापस नहीं आया तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉस्ट टाइम इंजरी। क्लियर है सभी को? जैसे आपका पैर टूट गया तो आप काम पे आ पाइएगा? नहीं आ पाइएगा। आपका बर्न इंजरी हो गया ज्यादा, काम पे आइएगा? नहीं आ पाइएगा। तो एलटीआई होता है मतलब कि या तो उसको आदमी हॉस्पिटलाइज हुआ है और नहीं तो डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट बोला है। तो वैसे केस को किसमें कंसीडर करते हैं? एलटीआई। देखो फर्स्ट एड, एमटीसी और एलटीआई तीनों सवाल किसी ना किसी ने पूछा है, तीनों लिंक है। कैसे लिंक है? मान लीजिए आप अभी काम कर रहे हो, सब्जी काट रहे हो, थोड़ा सा उंगली हल्का कट गया, तो आपने क्या किया? आपको पूछना है ना, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या आपको लगेगा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, साइलेंट करो यार। इस पे कुछ लगा लेते हैं, कुछ दवा लगा लिया, कैंडी प्लस लगा लिया, बैंडेज कुछ भी लगा लिया और आप फिट हो गए। ये फर्स्ट एड केस हो, यानी प्राथमिक उपचार से ही आपका काम हो जाएगा। ये फर्स्ट एड केस और तुरंत काम करने लगोगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मेडिकल ट्रीटमेंट केस यानी आपको ऐसा चोट लगा जिसमें डॉक्टर की सहायता लगेगी ही लगेगी, बिना डॉक्टर के सहायता के काम नहीं हो पाएगा। जैसे आपको उंगली ज्यादा कट गया और आपको स्टिच देना है, टाका लगाना है, तो घर में लगेगा? नहीं लगेगा, डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। तो वैसे केस को बोलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट केस। और आपको कोई चोट लगा और डॉक्टर के पास आप गए और डॉक्टर आपको बोला कि देखिए आपको चोट ज्यादा लगा है, आपको एडमिट होना पड़ेगा, 2 दिन रहना पड़ेगा, घर में 4 दिन रेस्ट लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ लिख दिया ना, तो आप प्लांट में तो आ नहीं पाओगे। तो ऐसे केस को किसमें कंसीडर करेंगे? लॉस्ट टाइम इंजरी। और लॉस्ट टाइम इंजरी किसे कहते हैं? तो आपको एक लाइन में जवाब देना है कि यदि कोई व्यक्ति चोट लगने के कारण 48 घंटे के अंदर में ड्यूटी पे वापस नहीं आता है तो वैसे घटना को हम लोग लॉस्ट टाइम इंजरी में कंसीडर करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको फर्स्ट एड, मेडिकल ट्रीटमेंट के एलटीआई तीनों क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा है नियर मिस, तो भाई ये सब मत पूछो, नियर मिस पूछोगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं, फिर प्रतिष्ठा चला जाएगा। ये नियर मिस, यस, तो ये नियर मिस सामने फोटो देख लीजिए। नियर मिस का मतलब ही होता है बाल बाल बचना। आप मैंगो का सीजन है, आम का सीजन है, पेड़ के नीचे बैठे हो, आपके बगल में आम का फल गिरा बड़ा सा, सिर पे नहीं गिरा, बगल में गिरा। सिर पे गिरता तो चोट लग सकती थी, बगल में ये काठी निकला हुआ है, उसके बगल में पैर पड़ा, उस पे पड़ता तो इंजरी हो जाती, लेकिन ये नियर मिस है। बल्लेबाजी कर रहा है, बॉल उसके ऊपर से निकल गया, नियर मिस है। और हाई पोटेंशियल नियर मिस, तो ये बड़ा वाला नियर मिस को हाई पोटेंशियल बोल देंगे। अब यहाँ पे देखो इतना बड़ा सा लकड़ी का बक्सा गिरा है, ये उसके ऊपर गिरा तो क्या हुआ? बचे नहीं होंगे ये उम्मीद है, राइट? ब्लड की पिचकारी दिख रही है। तो कहने का मतलब है नियर मिस का मतलब होता है छोटा वाला, और हाई पोटेंशियल नियर मिस का मतलब होता है जिसमें बड़ा इंजरी हो सकता था, राइट? जैसे और आप उदाहरण ले लो, आप रोड क्रॉस कर रहे हो, आप साइकिल वाला आपके बगल से निकल गया तो उसको नियर मिस बोलेंगे। अब बस वाला बगल से निकला तो उसको हाई पोटेंशियल नियर मिस बोलेंगे, क्योंकि साइकिल वाला आपको धक्का मारता तो साइकिल का स्पीड 15-20 होता है, बहुत कुछ आपको नहीं होता। लेकिन बस वाला यदि धक्का मारता तो आपको बड़ा इंजरी हो जाती, राइट? तो ये होता है हाइपो और नियर मिस। आरडब्ल्यूसी होता है रिस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस, यानी किसी दुर्घटना के कारण काम बंद हो गया, किसी दुर्घटना के कारण काम बंद हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं आरडब्ल्यूसी, रिस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस। जैसे किसी मशीन के साथ हादसा हुआ और उस मशीन को 4 घंटा बंद करना पड़ा, तो मशीन बंद करना पड़ा, क्यों बंद हुआ? दुर्घटना के कारण हुआ, यानी रिस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस उसको बोलेंगे। दुर्घटना होने के कारण मशीन को बंद करना, यानी आरडब्ल्यूसी, रिस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस। और मेजर फायर और माइनर फायर दोनों समझ लो। तो माइनर फायर यानी छोटा मोटा जिसको आप अपने स्तर से बुझा सकते हो, और बड़ा फायर जैसे अभी आपने देखा होगा तो आपके आसपास के गांव में, नचाप गांव में फायर हुआ था, पूरा फसल जल गया, वो मेजर फायर है, इतना बड़ा नुकसान हो गया, फायर टेंडर आया, बहुत लोग कोशिश किए, चलता रहा, बड़ा डैमेज। और छोटा फायर, कुछ फायर हुआ आपने इमीडिएट बंद कर दिया, वो माइनर फायर है। तो उम्मीद है कि आपने जितना भी प्रश्न इसमें पूछा है, ऑक्यूपेशनल इलनेस भी पूछ लिया है। तो ऑक्यूपेशनल इलनेस मतलब व्यवसायिक बीमारी, यानी प्लांट में होने संबंधित जितनी भी बीमारी है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशनल इलनेस। जैसे मेरे को प्लांट में गया और मेरे सब ठीक है,
कि मेरे को डस्ट वाले प्लांट में गया तो मेरे को डस्ट से संबंधित बीमारी, मतलब सांस लेने से संबंधित बीमारी, अस्थमा हो गया, ये प्लांट का देन है, तो इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल इलनेस, जो प्लांट से संबंधित बीमारी, राइट। तो आपको ऑक्यूपेशनल इलनेस में ध्यान देना है प्लांट से होने वाली बीमारी, और इस बीमारी के लिए कौन जिम्मेदार है? कंपनी। कंपनी को सुनिश्चित करना है कि आपको कोई भी बीमारी नहीं लगे, राइट। उम्मीद है कि इसमें सभी प्रश्न के जवाब आपको मिल गए होंगे। ओके, मिलेगा आपको जल्दी ही, यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते। इसमें किसी को और कोई डाउट है कोई भी क्लासिफिकेशंस में? इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, कोई भी सवाल बोलो भाई। सर एक बार और रिवीजन करा सर, इसको एक बार और रिवीजन करा दीजिए। देखो शॉर्ट में समझ लो, नियरमिस का मतलब होता है एनएमसी, बाल बाल बचना। क्लियर है ना? ये अभी हम लोग दिखाए थे अगला फोटो, मतलब दुर्घटना होते होते आप बच गए। क्लियर है ना सबको? यस सर। यस सर। माइनर फायर मतलब छोटा आग लगा उसको आप बुझा लिए आसानी से, छोटा मोटा कोई आग लगा उसको आप बुझा लिए। क्लियर है ना? यस सर। बोलो रोहन। रोहन म्यूट करो। माइनर फायर का मतलब है कि छोटा फायर जिसको आप आसानी के साथ बुझा लिए। इसी के साथ हम मेजर फायर बता देते हैं, बड़ा आग जो आप बुझा नहीं पा रहे हो, जिसमें फायर टेंडर बुलाना पड़ा, बाहर से सपोर्ट लेना पड़ा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर फायर। मेजर बड़ा आग हो गया। क्लियर है ना? अब अगला हो गया एफएसी। एफएसी का मतलब होता है फर्स्ट एड केस, मतलब प्राथमिक उपचार। ऐसा चोट लगा जैसे मान लो छील गया, थोड़ा सा बैंडेज लगा दिया, जाओ काम करो, डॉक्टर नहीं चाहिए। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एड केस। कोई भी चोट लगा अपने से इलाज उसका संभव है, कोई आराम की जरूरत नहीं है। अब अगला हो गया एमटीसी। एमटीसी का मतलब होता है मेडिकल ट्रीटमेंट केस, मतलब ऐसा चोट लगा जिसमें डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी और वो आदमी तुरंत काम पे वापस आ सकता है। जैसे एग्जांपल, उंगली में कट हुआ, 2 टाका देना पड़ेगा, तो टाका हम दे सकते हैं? नहीं। डॉक्टर की सहायता की जरूरत पड़ेगी तो हॉस्पिटल भेजोगे, डॉक्टर से स्टिच दिलवा करके और वापस ला के काम पे लगा दोगे। दिस इज कॉल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट केस। क्लियर है ना सभी को? यस सर। और वहीं पे एमटीसी के बाद एलटीआई समझ लो, लॉस्ट टाइम इंजुरी। यदि किसी को चोट लगा और आप उसे डॉक्टर के पास भेजे और डॉक्टर ने उसको लिख दिया कि इसको रेस्ट की जरूरत है, तो दिस इज कॉल्ड लॉस्ट टाइम इंजुरी, यानी वो काम पे नहीं आ पा रहा है चोट लगने के कारण। और कितने देर में? यदि वह व्यक्ति विद इन 48 आवर काम पे नहीं लौटा तो क्या होगा? वो लॉस्ट टाइम इंजरी। अब लॉस्ट टाइम, जैसे मान लो फ्रैक्चर हो गया तो 100% लॉस्ट टाइम इंजरी है, राइट। तो लॉस्ट टाइम इंजरी मतलब कोई व्यक्ति चोट लगने के कारण काम पे नहीं आता है तो उसको हम लोग किसमें कंसीडर करते हैं? लॉस्ट टाइम इंजरी। लॉस्ट टाइम इंजरी में कंसीडर करते हैं। क्लियर है ना सभी को भैया? यस। अच्छा, अब हम अगला आते हैं आरडब्ल्यूसी। आरडब्ल्यूसी मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड वर्कडे केस, यानी किसी दुर्घटना के कारण काम बाधित हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड वर्कडे केस। जैसे मान लो प्लांट में चोट लगा किसी को, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, ये क्या है? काम बाधित हो गया ना। या कोई ऐसा हादसा हुआ जिसके चलते प्लांट चला नहीं सकते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया, वो क्या हो गया? रिस्ट्रिक्टेड वर्कडे केस। मतलब यू सिंपल सा भाषा में समझ लो कि किसी दुर्घटना के कारण काम बाधित हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड वर्कडे केस। डेंजरस अकोरेंस। नियर मिस से बहुत बड़ा भाई, मतलब जैसे मान लो
ट्रेन की बोगी पटरी से उतर गई, दिस इज कॉल्ड डेंजरस अकोरेंस। लेकिन उसमें आदमी नहीं था, कोई बच गया। आदमी होता तो मल्टीपल फर्टिलिटी हो सकती थी। बड़ा सा क्रेन पलट गया, लेकिन उसमें कोई आदमी नहीं था वहां। वो क्या है? डेंजरस अकोरेंस है, बाल बाल बचा, लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था, राइट। मेजर फायर बता दिए। इन्वायरमेंटल, कोई भी गैस रिलीज, टॉक्सिस गैस, फ्लेम मतलब जहरीला गैस, या कोई केमिकल पानी में रिलीज हो गया, मतलब पर्यावरण का नुकसान वाला एक्सीडेंट हो गया। जैसे सुनते हो ना, अमोनिया गैस रिलीज हो गई, समुद्री टैंकर से तेल समुद्र में रिलीज हो गया, सब क्या है? इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। अगला है ऑक्यूपेशनल इलनेस, व्यवसायिक बीमारी। प्लांट से होने वाली बीमारी को हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशनल इलनेस, राइट। और हाई पोटेंशियल नियर मिस क्या है? जैसे मैं देखो, तीन को एक साथ लिंक करेंगे, नियर मिस, हाई पोटेंशियल नियर मिस, और फिर डेंजरस अकोरेंस। नियर मिस मतलब बाल बाल बचना। जैसे मैं आपको बताया, आम का सीजन है, आम के पेड़ के बगल में आप बैठे हो, आपके बगल में एक आम का फल गिरा, तो आम का फल गिरा, आपको चोट नहीं लगा। आपके ऊपर गिरता तो चोट लगता, लेकिन आम के फल गिरने से इतना तो चोट नहीं लगता कि आप मर जाते। तो ये नियर मिस हो गया। हाई पोटेंशियल नियर मिस, जिसको हाइपो बोलते हैं। अब रोड पे आप क्रॉस कर रहे हो, आपके बगल से सडन बस निकल गई, अब बस के चपेट में आते तो क्या होता? जान चली जाती। जान चली जाती। तो हाई पोटेंशियल मतलब बड़ा नियर मिस। और डेंजरस अकोरेंस बहुत बड़ा, मतलब जिसमें मल्टीपल फैटेलिटी हो सकती थी, दिस इज कॉल्ड डेंजरस अकोरेंस, जो एसएच कोड में डिफाइन किया गया है डेंजरस अकोरेंस को, राइट। और फैटिलिटी आप समझ गए, मतलब जिसमें जान चला जाएगा, मर गया तो हम लोग फैटल बोलते हैं। और Fatal प्रॉपर्टी accident. डैमेज, किसी भी तरह से दुर्घटना में कोई संपत्ति का नुकसान हो गया, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी डैमेज। और बिजनेस इंटरप्शन मतलब, अब जैसे एग्जांपल, मैं बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूं बिजनेस इंटरप्शन पे। आपका टिकट बुकिंग का कारोबार है और इंटरनेट पूरा बैन कर दिया गया, तो आपका पूरा बिजनेस प्रभावित हो गया ना, राइट। और देखो ना, बिजनेस इंटरप्शन का आज बहुत बढ़िया उदाहरण है। जिन लोगों का एलपीजी से संबंधित कारोबार है, आज तो एलपीजी का संकट है ना, उन लोगों का बिजनेस Yes. प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, हो रहा है। यस, यही है बिजनेस इंटरप्शन, ग्लोबल मामला है। तो अब बताओ, सब क्लियर हो गया? कोई डाउट है अभी भी? फिर से कुछ पूछ लो, पूछना है तो। लेकिन अब हमें उम्मीद करेंगे कि सारे प्रश्नों के जवाब आप दे दोगे। क्या बोल रहे हो? प्रॉपर्टी डैमेज और बताइएगा। कोई भी संपत्ति का नुकसान, कोई भी संपत्ति का नुकसान, जैसे मान लो दीवार तोड़ दिया, कोई मटेरियल तोड़ दिया, कोई गिरा के फोड़ दिया, कोई भी तोड़ दिया, नुकसान कर दिया, जिस संपत्ति का नुकसान, प्रॉपर्टी डैमेज मतलब संपत्ति का नुकसान। क्लियर है ना? सर RWC बता दीजिए एक बार। रिस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस, किसी दुर्घटना के कारण काम प्रभावित होता है, वर्कर स्ट्राइक पे चला गया, प्लांट बंद करवा दिया, तो आरडब्ल्यूसी हो गया ना, मतलब दुर्घटना Yes. के कारण काम बाधित हो गया, दिस इज कॉल्ड आरडब्ल्यूसी, रिस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस। बिजनेस इंटरप्शन। अभी तो बताया ना कि ऐसा कुछ घटना हुआ जिससे ग्लोबल लेवल पे आपका काम, जैसे मैं बताया ना कि आपका मान लो इंटरनेट टिकट बुकिंग का काम है और पूरा इंटरनेट बंद हो गया, तो आपका काम होगा, पूरा व्यवसाय बंद ना। यस सर। आप मान लो छोटा मोटा दुकान, आपका 20 ठो दुकान है जहाँ पे एलपीजी सिलेंडर भरते हो, तो आज तो ब्लैक से सिलेंडर भरना ही बंद करवा दिया, पूरा बिजनेस प्रभावित। यस यस सर। यस, तो ये होता है बिजनेस इंटरप्शन। क्लियर है ना? यस सर। सर इन्वायरमेंटल, देख भाई, अब ऐसे पूछोगे तो हम परेशान हो जाएंगे। इन्वायरमेंटल का पर्यावरण मतलब, को नुकसान पहुंचाना, उसको कोई और बताओ तो, कौन, कोई छात्र बताएगा, मुझे बढ़िया लगेगा, कौन बताएगा इन्वायरमेंटल क्या है? जी सर, इन्वायरमेंट के मतलब है पर्यावरण। इन्वायरमेंटल ऐसा है जो इंसिडेंट है जो पर्यावरण को नुकसान करता है, जैसे लिक्विड हो गया, पानी में घुलता है, तो उसको इन्वायरमेंटल डैमेज कहते हैं। वेरी गुड। इन्वायरमेंटल मतलब ऐसा एक्सीडेंट जिसमें पर्यावरण का नुकसान है। पर्यावरण का 3 तरह से नुकसान होता है ना, हवा में, मिट्टी में और पानी में। मिट्टी में, पानी, जल में। गैस रिलीज हो गया, एयर इंसिडेंट हो गया, ये हो गया इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट। कोई
जैसे मान लो टैंकर कोई लेके जा रहा है, केमिकल फैल गया खेतों में, गिर गया, पलट गया टैंकर, तो ये क्या हुआ? मिट्टी को नुकसान, कंटामिनेशन हो गया, इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट। समुद्री जहाज डूब गया, उसमें तेल था। अभी देखो ईरान अमेरिका का युद्ध में क्या हो रहा है, तेल टैंकर सर पे हमला कंपनी किया। में चिमनी से धुआं निकलता है तो वो भी एयर पोल्यूशन होता है। यस करेक्ट। अब उसमें लिमिट दिया हुआ, एक्सीडेंट उसको नहीं बोलेंगे, उसमें लिमिट दिया है कितना चलेगा, लाइसेंस दिया जाता है। एक्सीडेंट किसको बोलेंगे? जो आवश्यकता से ज्यादा हो गया। समझ गए बात को ना? जी। यस। जैसे मान लो कोई गैस जा रहा है, क्लोरीन गैस रिलीज हो गया, इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट हो गया ना भैया। आगे बढ़े। मुझे उम्मीद है अब सबको क्लियर हो गया होगा, आप कोई डाउट नहीं होगा। जी सर, आगे बढ़िए। यस सर। और इतना में भी क्लियर नहीं होगा तो फिर होगा भी नहीं, मेरा मानना है। हम लोग इसमें यस बताया अभिषेक। तो आपको सेफ्टी छूट पड़ना, अब ऑप्शन नहीं बचा है आपके लिए। नियर मिस बार बार बताया कि नियर मिस मतलब बाल बाल बचना। नियर मिस केस, ये नियर मिस का एग्जांपल है ना, बेस्ट एग्जांपल ऑफ नियर मिस। बॉल उसके नजदीक से निकल गया, मार दिया, कांटी निकला हुआ है, उसके बगल में पैर रखे, छू सकता था लेकिन बगल में पैर पड़ा। उदाहरण दिया कि पेड़ के बगल में बैठे हो, फल आपके बगल में गिरा। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए तो समझ में आएगा। ये बहुत सामान्य प्रश्न है। नियर मिस मतलब चलो आगे बढ़ते हैं, उतना टाइम नहीं दे सकते। टाइप्स ऑफ इंसिडेंट देखिए, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। अब इंसिडेंट में दो कैटेगरी होता है, एक होता है रिपोर्टेबल और एक होता है नॉन रिपोर्टेबल। ये भी कैटेगरी अभी तक हमने बताया ओवरऑल इंसिडेंट का कैटेगरी। अब यहाँ पे समस्या ये है कि किस इंसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे या किस इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करेंगे, ये समझना जरूरी है, राइट। किस इंसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे और किस को रिपोर्ट नहीं करेंगे। और रिपोर्ट करेंगे तो किसको करेंगे, तो समझिएगा बात। तो रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल में अंतर बात करेंगे। पहले रिपोर्टेबल यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटी को आपको बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट बॉडी को बताना पड़ेगा, सरकारी लोगों को बताना पड़ेगा। किसको किसको बताना है हम चर्चा करेंगे इस पे। तो रिपोर्टेबल में होता है, यदि कोई पूछता है रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल में क्या अंतर है, तो रिपोर्टेबल यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट बताना पड़ेगा, और नॉन रिपोर्टेबल यानी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कंपनी के लेवल पे आपको रहेगा, और कंपनी में उसका आप इन्वेस्टिगेशन करिए और उसका जांच करके कार्य करिए। अजीत, आपने हैंड रेज किया है, कोई प्रश्न है? तो आप देखेंगे रिपोर्टेबल, और रिपोर्टेबल में लिखा है मेजर फायर, यानी बड़ा सा आग लगा तो आपको सरकारी अथॉरिटी को बताना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस, किसी दुर्घटना के कारण काम बंद हो गया है, आपको बताना पड़ेगा। लॉस्ट टाइम इंजरी, एलटीआई हुआ, गवर्नमेंट अथॉरिटी को आपको बताना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल कुछ हादसा हुआ, गवर्नमेंट अथॉरिटी को बताना पड़ेगा। ऑक्यूपेशनल इलनेस हुआ, व्यवसायिक बीमारी हुआ, गवर्नमेंट अथॉरिटी को बताना पड़ेगा। और फर्टिलिटी हुआ तो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को बताना पड़ेगा। तो ये जितने पहले वाले हादसे हैं, इन सभी को सरकारी अथॉरिटी को आपको रिपोर्ट करना है, राइट। और नॉन रिपोर्टेबल इंसिडेंट, ये रिपोर्ट नॉन रिपोर्टेबल मतलब कंपनी के लेवल पे इंक्वायरी करेंगे। यस रुपेश, राइट। हाँ 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 100% बताना पड़ेगा। नहीं, बुखार ऑक्यूपेशनल इलनेस नहीं है। बुखार को ऑक्यूपेशनल इलनेस नहीं बोलेंगे। ऑक्यूपेशनल इलनेस मतलब व्यवसायिक बीमारी, मतलब जैसे आप किसी प्लांट में काम कर रहे हैं और आपको हियरिंग लॉस हो गया, सुनना बंद हो गया कुछ दिन बाद, इस ऐसा टाइप का बीमारी, उसको ऑक्यूपेशनल इलनेस बोलते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, जुलाब, ये सब ऑक्यूपेशनल इलनेस नहीं है। ऑक्यूपेशनल इलनेस का फैक्ट्री एक्ट 1948 में शेड्यूल 3 में लिस्ट दिया हुआ है, कौन कौन सी बीमारी ऑक्यूपेशनल इलनेस में आता है, राइट। वो प्लांट में काम करने वाले संबंधित, जैसे जो लोग सीमेंट प्लांट में काम करते हैं, उनको जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। दस्त से संबंधित, लंग्स में बीमारी हो जाती है, फेफड़ा में प्रॉब्लम आ जाता है,
जो टेलर है, स्पोर्ट्स में जाओगे या सिलाई बुनाई का कढ़ाई का जो काम करता है, आंखों पे जोर पड़ता है, उसको देखने से संबंधित बीमारी हो जाती है, राइट? तो वो बीमारी आंखों से संबंधित बीमारी, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल इलनेस। और भी कई तरह की बीमारियां लगती है प्लांट में काम करने से, तो वो डिफाइन है और वो डॉक्टर देखेगा, बताएगा। और अभी जो 2020 में मोदी जी ने बिल पास किया, उसमें एक और चेंज है, मैं आपको बता देता हूँ क्या चेंज है। बहुत बड़ा बदलाव किया है। पहले क्या था कि कंपनी को था कि वो इंसिडेंट यदि कोई बीमार पड़ा तो बताना है गवर्नमेंट एजेंसी को। आज उन्होंने बोला है नहीं, कंपनी को तो बताना ही है, लेकिन डॉक्टर की भी जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करे। और यदि डॉक्टर नहीं रिपोर्ट करता है तो उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई होगी। तो जो आपके कंपनी का डॉक्टर है वो या तो रिपोर्ट करवाएगा, नहीं तो खुद करेगा। वो यदि हाइड करता है तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है, ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऑक्यूपेशनल इलनेस रिपोर्ट करना पड़ेगा कि आपने ऐसा कौन सा प्लांट बनाया, मशीनरी बनाया जिससे लोगों को बीमार होना लोग शुरू हो गए। इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर है ना सभी को? तो ये रिपोर्टेबल एक्सीडेंट जितने भी हैं, ये सभी के सभी गवर्नमेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट होगी। और उसमें रिक्वायरमेंट है कौन किसको रिपोर्ट होगा। जैसे बाकी तो इंसिडेंट होगा रिपोर्ट, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे मैं एक फैटल एक्सीडेंट के बारे में चर्चा करता हूँ, ये फैटल एक्सीडेंट किसको किसको बताना जरूरी है। तो फैटल एक्सीडेंट से संबंधित जो जानकारी है वो आप अपने कंपनी को तो बताओगे ही बताओगे। आप अपने कंपनी को बता दो कि भाई अपने आज एक आदमी का डेथ हो गया है, एक तो उसको बताना है। उसके बाद दूसरा, उसके परिजन को भी इंफॉर्मेशन देना है कि आपका फैमिली मेंबर दुर्भाग्य से चोट लग गया और ऐसा हो गया, तो उसके फैमिली मेंबर को बताना है। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री को बताना पड़ेगा कि ऐसा हो गया है। उसके बाद से लेबर कमिश्नर है, उसको भी बताना पड़ेगा ऐसा हो गया है। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के FIR लॉग होगा कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ है, क्योंकि पुलिस के कस्टडी में उसका जो भी है सब काम होगा। और आपको DM को भी बताना है कि भाई ऐसा ऐसा हमारे प्लांट में हुआ है। तो इन सब बॉडी को, आपको वेलफेयर ऑफिसर है तो उसको भी बताना पड़ेगा। तो ये सभी गवर्नमेंट अथॉरिटी को बताना पड़ेगा और सबका इसमें अलग अलग रोल है। वो अपना रोल प्ले करेंगे, क्या करना है नहीं करना। जैसे किसका क्या रोल है, पुलिस को बताना, डिसिप्लिन से संबंधित कानूनी कार्रवाई वो सब करेगा। DM को बताना, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो अपना जो एक्शन लेना है लेगा। चीफ इंस्पेक्टर फैक्ट्री को बताना, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा क्यों हुआ है, कैसा हुआ है। लेबर कमिश्नर को बताना, कंपनसेशन से संबंधित तो कार्य को देखेगा, राइट। परिजनों को बताना, भाई उसका परिवार का आदमी गया है तो उसको भी सूचना होना है कि भाई हमारा आदमी चला गया, जो भी है डेड बॉडी उस पर हैंडओवर हो। कंपनी को बताना, कंपनी उस पर उचित कार्रवाई करेगी। तो ये सभी बॉडी को बताना है, सब अपना अपना रोल प्ले करेंगे फैटल एक्सीडेंट में। भगवान ना करे जिस प्लांट में आप काम करें वहां पे कभी भी फैटल हो गया, भी बहुत बुरा समय होता है, बहुत बुरा दिन देखना पड़ता है। चलिए, नॉन रिपोर्टेड HR के थ्रू जितने भी इंफॉर्मेशन होगा सभी के सभी HR के थ्रू जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है कंपनी में, HR जो है वो एक्सटर्नल एजेंसी को रिपोर्ट करेगा और हमारा काम होता है उसमें रिपोर्ट बनाने में मदद करना। हम उसको इनपुट देंगे और वो बनाएगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा रुपेश ने। तो हमारा काम है HR के साथ मिल करके रिपोर्ट कराना, HR उसमें डील करता है, राइट। ठीक है, बोलिए। फोन रीस्टार्ट करके दोबारा ज्वाइन करेगा, हो जाएगा, क्योंकि सामान्य प्रोसेस है, उसमें तो कुछ इधर से प्रॉब्लम है नहीं, आप समझ ही सकते हो। तो चलिए नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में बात कर लेते हैं। तो नॉन रिपोर्टेबल में लिया है नियर मिस केस, माइनर फायर और मेडिकल ट्रीटमेंट केस और प्रॉपर्टी डैमेज। ये सब नॉन रिपोर्टेबल का मतलब ये नहीं, कई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि इसको तो कुछ करना ही नहीं है। नहीं, ये भी रिपोर्ट होगा, इंक्वायरी होगी, लेकिन सरकारी अथॉरिटी को रिपोर्ट नहीं होगा। रिपोर्टेबल नॉन रिपोर्टेबल आप समझ रहे हो ना। हमारे पास तो सब रिपोर्ट होगा, हमारे पास जितना भी इंसिडेंट है सभी के सभी रिपोर्ट होंगे, सभी का इन्वेस्टिगेशन होगा, सभी का कापा ट्रेकर बनेगा, सभी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सरकारी अथॉरिटी को ये रिपोर्ट नहीं बताने का जरूरत नहीं है। और रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में जितना है वो सभी के सभी गवर्नमेंट एजेंसी को बताने का जरूरत है। ये बताओ, जो हमने बताया है आपको, ये समझ में आया है कि नहीं आया है? जी सर, आया है सर। हम्म, आया है। आया है। मैं इसका आया है।
आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं ताकि आप इसे थोड़ा सहेज लें, राइट, क्योंकि इसको आपको थोड़ा एक बार देख लेना चाहिए। एक मिनट रुको।